गाइस वेलकम टू एचएस डिफेंस एकेडमी। मैं हूं महेंद्र सिंह राठौर। नाउ एमपी की नई सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट करी है, जिसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्जाम्स से उसमें आए हुए क्वेश्चंस को हम टारगेट कर रहे हैं, जो कि एक्चुअल में किसी न किसी विशेष एग्जाम में आए हुए हैं। मैं फिर से कह रहा हूं आपसे, उनको हम टारगेट कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये जो एग्जाम्स के जो क्वेश्चंस हैं, वो खासतौर पर पीएससी हो गया, एसआई वाले हो गए, या फिर व्यापम की एग्जाम देने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए बेस्ट हैं। तो इस पूरी सीरीज को क्वेश्चन जो है वो टॉपिक वाइज दूंगा मैं आपको। और टॉपिक वाइज जो क्वेश्चन है वो सेट्स में आएंगे, यानी कि कम से कम एक टॉपिक के 4 से 5 अपन वीडियोस को कवर करेंगे, जिसमें कहीं ना कहीं आप जितने भी टॉपिक्स हैं वो 1 to 1 आप देख करके अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इस टॉपिक को। लेकिन उससे पहले जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है, एचएस डिफेंस एकेडमी को सब्सक्राइब कर ले विद बेल आइकॉन, ताकि उन्हें आगे भी नए वीडियोस मिलते रहें। और यहाँ पर पीएससी से रिलेटेड मैंने एक सीरीज और स्टार्ट किया है, जिसमें मेंस के जो क्वेश्चंस हैं उनके मैंने उत्तर लिखे हैं, जिसमें आप जो है उसको अपने हिसाब से जो है समराइज करके भी लिख सकते हैं और लॉन्ग पैटर्न में भी लिख सकते हैं। अगर आप वो सीरीज देख लेंगे तो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा, जो भी मेंस की तैयारी कर रहा है पीएससी की। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर ये जो आपके ऑब्जेक्टिव बेस्ड सीरीज है उसको देख लेते हैं पहले। तो पहला टॉपिक है एमपी का भूगोल। ठीक है, इसी तरीके से मैं एमपी की जलवायु हो गया, नदियां हो गए, मिट्टियां, पशुपालन, कृषि, या जो भी परियोजना है, हर एक पे एक वीडियो बनाऊंगा। कम से कम 30 से 40 जो टॉपिक्स है उनको कवर करने की कोशिश करेंगे हम लोग यहाँ पर। अब ये पहला टॉपिक है एमपी का भूगोल। डेफिनेटली बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे, तो यहाँ पर इन क्वेश्चनों को इंपॉर्टेंट समझ करके पढ़ना। या फिर मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर आपने इतनी सीरीज भी देख ली ना, तो आपका 60% तो कवर हो ही जाएगा। ठीक है, क्योंकि सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, तो बार बार किसी ना किसी एग्जाम से पूछे जाते हैं। हाँ, ये जरूर कहूंगा कि अपनी लेवल की जो तैयारी है वो कंटिन्यू रख करके आप इस सीरीज को फॉलो कर सकते हैं, जिससे कहीं ना कहीं आपको मार्क्स बिल्कुल मिलेंगे। चलिए देखते हैं इस पूरी सीरीज को टॉपिक वाइज। टॉपिक है आपका एमपी का भूगोल। ठीक है, तो क्षेत्रफल के क्रम में पहला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के क्रम में जिलों का सही क्रम क्या है। ठीक है, तो क्षेत्रफल के घटते क्रम में जिलों का सही क्रम जो है वो है छिंदवाड़ा, सागर, उसके बाद फिर शिवपुरी और बैतूल। यानी कि यहाँ पर सबसे बड़ा जो जिला है वो है छिंदवाड़ा, फिर सागर, फिर शिवपुरी और फिर बैतूल। तो मैं आपको एक्सप्लेनेशन भी देते जाऊंगा क्वेश्चन की। देखिए, सबसे बड़ा छिंदवाड़ा है, लगभग इसका एरिया है कितना, 11,815 किलोमीटर स्क्वायर है। सागर का एरिया है लगभग 10,252 किलोमीटर स्क्वायर। शिवपुरी जो है 10,066 किलोमीटर स्क्वायर। और बैतूल का जो एरिया है वो है 10,043 किलोमीटर स्क्वायर। बालाघाट का जो एरिया है वो है 9,229 किलोमीटर स्क्वायर। ये कुछ लगभग बता रहा हूं, कहीं ना कहीं यहाँ पे सटीक जो वैल्यू जो आपको क्लियर हो जाएगी वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ याद रखने का तरीका सिंपल सा है। 10,000 के समथिंग, 10,500 समथिंग, 11,500 समथिंग, ऐसे करके भी याद करोगे तो आपको थोड़ा सा अंदाजा रहेगा। ठीक है, अगर वही बात करूं मैं आपसे, तो यहाँ पर छिंदवाड़ा जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। ध्यान रखिएगा, पॉपुलेशन की दृष्टि से क्वेश्चन दूसरा बनेगा। अगला क्वेश्चन आता है, दमोह का प्राचीन नाम क्या था। तो दमोह का प्राचीन नाम जहां पर है टुंडीकेर। ठीक है, टुंडीकेर जो है वो दमोह का प्राचीन नाम है। ठीक है, कैसे भाई, देखिए दमोह जो है वो हिंदू पौराणिक कथाओं के राजा नल की पत्नी दमयंती के नाम पर ही इसका नाम रखा गया था, दमोह का। और दमोह नगर जो है वो प्राचीन गोंडवानी कस्बा था, और यहाँ पर दमोह का प्राचीन नाम इसी वजह से टुंडीकेर था। ठीक है, तो टुंडीकेर जो है ध्यान रखिएगा दमोह का प्राचीन नाम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, जबलपुर संभाग में कितने जिले हैं। देखिए, जबलपुर संभाग में 8 जिले हैं। जबलपुर संभाग जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों की दृष्टि से सबसे बड़ा जो है यहाँ पर संभाग है, ये भी ध्यान रखिएगा। संभाग का मुख्यालय भी खुद जबलपुर है, और इसके 8 जिले जो हैं वो है खुद जबलपुर, कटनी, फिर तीसरा आपका नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, डिंडोरी, मंडला और बालाघाट। ठीक है, इन 8 जिलों को ध्यान रखना। अब यहाँ पर 3 क्वेश्चन और क्लियर हो जाते हैं आपके, कि सबसे बड़ा संभाग जबलपुर है। ठीक है, इसका मुख्यालय भी खुद जबलपुर है, और इसके जो जिले हैं वो कितने, 8 हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिनांक 17 मई 2008 को मध्य प्रदेश में अलीराजपुर जिला अस्तित्व में आया। ठीक है, अब ये मध्य प्रदेश का किस क्रम का जिला है, क्वेश्चन ये है। ठीक है, तो 49th क्रम का जिला है, ध्यान रखिएगा। और यहां पर अगर मैं बात करूं तो इसके बाद और जिले बने हैं 53 जिले। 53वां जिला जो है वो यहाँ पर प्रस्तावित है। टोटल 52 जिले हो चुके हैं। निमाड़ी जो है अभी हमारा रिसेंट में बनने वाला जिला है, जो कि टीकमगढ़ से अलग होकर के बना है। ठीक है, और वहीं अगर अलीराजपुर की बात करूं तो अलीराजपुर जो है वो 17 मई 2008 को बनाया गया था, और ये मध्य प्रदेश का 49वां जिला है।
यह झाबुआ जिले से जो है अलग करके बनाया गया था। और इस जिले का जो हेक्टेयर वाइज अगर देखा जाए तो इसका क्षेत्र है लगभग कुछ 2,68,000 हेक्टेयर समथिंग इसकी जो है क्षेत्रफल वैल्यू है। और यहाँ पर 87% अनुसूचित जनजाति है और वहीं 4% यहाँ पर अनुसूचित जाति है। और 9% जो है वो सामान्य अन्य वर्ग जो है यहाँ पर आते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, वर्तमान में जो कर्क रेखा है वो मध्य प्रदेश के कितने जिलों से गुजरती है? देखिए 14 जिलों से गुजरती है यहाँ पर आपकी कर्क रेखा मध्य प्रदेश से, और मध्य प्रदेश को बराबर भागों में बांट देती है, और साथ ही नर्मदा नदी के समांतर गुजरती है यहाँ पर कर्क रेखा। वर्तमान में कर्क रेखा जो है प्रदेश के 14 जिलों से गुजरती है, ध्यान रखिएगा। तो वो 14 जिले कौन से हैं? देखिए उज्जैन है, रतलाम है, ठीक है। अब इसके बाद शाजापुर से गुजरती थी, लेकिन शाजापुर से अलग होकर के हमने आगर मालवा बना दिया है, तो अब जो कर्क रेखा है वो आगर मालवा को क्रॉस करती है, यानी कि अब शाजापुर नहीं रहा है ना, ध्यान रखिएगा शाजापुर, इसलिए अब क्वेश्चन में आएगा जरूर। तो यहाँ पर शाजापुर से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, ठीक है, आगर मालवा से गुजरती है। फिर राजगढ़ हो गया, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया, शहडोल और अनूपपुर, इन 14 जिलों से होकर के आपकी कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। देखिए भोपाल से दूरस्थ जिला कौन सा है? ठीक है, क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि भाई किसी भी क्षेत्र को, किसी विशेष क्षेत्र से किसी विशेष क्षेत्र की दूरी पूछ ली जाती है। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पर। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है अधिकतर जो है सिविल सर्विस की जो एग्जाम्स होती हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग की हो या पीएससी एडमिनिस्ट्रेशन लेवल में या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की, इस टाइप के जो प्री वाले एग्जाम्स होते हैं इनमें बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो भोपाल से दूरस्थ जिला कौन सा है? तो देखिए भोपाल से सबसे ज्यादा दूरी अगर देखा जाए तो आपके पूर्वी क्षेत्र जो है दूरी ज्यादा बताती है। अगर थोड़ा इमेजिनेशन भी करें हम लोग, मैप के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें हम लोग यहाँ पर, तो यहाँ पर जो सिंगरौली है, ठीक है, सिंगरौली जो है वो सबसे ज्यादा दूरस्थ दिखता है, तो सिंगरौली आंसर है यहाँ पर। यहाँ पर सिंगरौली जो है वो भोपाल से लगभग 780 किलोमीटर दूर है। और वहीं अगर देखा जाए तो सिंगरौली से बाद अगर पूछा तो यानी कि सेकंड नंबर पे कौन दूर है भोपाल से, तो सीधी आएगा। ठीक है, सीधी और सिंगरौली पास में ही है। और इसी तरीके से दूरी वाइज पूछ लेंगे, ये जैसे कि दक्षिणतम जो है आपका जिला कौन सा है, या उत्तरी जिला कौन सा है, पश्चिमी पूर्वी जिला कौन सा है, तो इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है। देखिए अगला क्वेश्चन शायद मैं आपको यही बताऊंगा। पहला क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया कि यहाँ पर भोपाल से दूरस्थ जिला जो है वो आपका सिंगरौली है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन अगला इस तरीके से आ सकता है कि भाई मध्य प्रदेश राज्य के सीमांत जिले कौन से? ठीक है, सीमांत यानी कि जो आखिरी छोर पे है ना, मतलब या तो चौकोर में पूछ लो या फिर आपके सीमांत बोल दो। तो यहाँ पर पूर्वी जिला जो है आपका सिंगरौली है, पश्चिमी जिला है अलीराजपुर, उत्तरी मुरैना, दक्षिणी बुरहानपुर। तो यहाँ पर आंसर आपका पूर्वी सिंगरौली, पश्चिमी अलीराजपुर, उत्तरी मुरैना, दक्षिणी बुरहानपुर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उज्जैनी और महेशमती के महत्वपूर्ण नगर थे, तो यहाँ पर आंसर है पश्चिमी मालवा। पश्चिमी मालवा के जो है उज्जैनी और महेशमती महत्वपूर्ण नगर थे, ये ध्यान रखिएगा। अब वर्तमान में उज्जैन जो है वो प्राचीन उज्जैनी या अवंती का नाम से जाना जाता था। ठीक है, और इसी तरह वर्तमान में महेश्वर प्राचीन समय में महेशमती के नाम से जाना जाता था। दोनों ही नगर धार्मिक और राजनीतिक दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ये क्वेश्चन में आते रहते हैं। ठीक है, आगे देखें अगला क्वेश्चन। 51वां जिला आगर मालवा किस वर्ष बनाया गया? ठीक है, तो 2013 में बनाया गया है ना। तो आगर मालवा 51वां जिला था जो उज्जैन संभाग के अंतर्गत आता है, ध्यान रखिएगा। इस जिले का क्षेत्रफल लगभग 2785 किलोमीटर स्क्वायर है, और इसे 16 अगस्त 2013 को शाजापुर जिले से अलग करके बनाया गया था, जस्ट अभी क्वेश्चन किया हमने। और ये नया जिला घोषित किया गया है, इसके अंतर्गत 4 तहसीलें आती हैं। ठीक है, तो तहसीलें भी पूछ लेते हैं कि नए जिले में कितनी तहसीलें हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ देता हूं कि यहाँ पर निमाड़ी जिले को हमने बनाया, तो निमाड़ी जिले में कितनी तहसील है? ठीक है, ये क्वेश्चन मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर मध्य प्रदेश की संगीत राजधानी किस शहर को बोला जाता है? तो यहाँ पर महर जो है वो मध्य प्रदेश की संगीत और आध्यात्मिक जो है यहाँ पर राजधानी है। अब यहाँ पर महर जो है वो सतना जिले में स्थित एक खूबसूरत धार्मिक नगरी है, जहां पर माँ शारदा का ऐतिहासिक मंदिर भी है। और ये जो महर है वो 108 शक्तिपीठों में से एक है, जिस पीठ का नाम है नरसिंह पीठ, है ना। तो ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, नरसिंह पीठ जो है किस जिले में है, या फिर यहाँ पर जो है महर जो है वो उसको कौन सी राजधानी कहा जाता है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। निम्नलिखित में से कौन सा जिला चंबल संभाग का नहीं है? ठीक है, तो चंबल संभाग का कौन सा जिला नहीं है? देखिए ऑप्शन में अगर देखा जाए तो हम लोग ऑप्शन से क्लियर कर सकते हैं कि यहाँ पर
अलीराजपुर दिख रहा है जो कि चंबल संभाग का नहीं है, तो आंसर है चंबल संभाग। चंबल संभाग के अंतर्गत 3 जिले आते हैं, मुरैना, भिंड और श्योपुर। ठीक है, यानी कि अलीराजपुर जो है वो किसका होगा, इंदौर संभाग का। ठीक है, इंदौर संभाग का एक जिला है, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ किस जिले में स्थित है। तो धूपगढ़ जो है वो होशंगाबाद जिले में स्थित है, ध्यान रखिएगा। सबसे ऊंची है, मध्य प्रदेश की एक चोटी है ये। और एकमात्र हिल स्टेशन धूपगढ़ मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में आने वाले जो पर्यटन स्थल है पंचमढ़ी, वहां पर स्थित है। धूपगढ़ चोटी की जो हाइट है वो 1350 मीटर है, ध्यान रखिएगा, जो कि सतपुड़ा श्रेणी की महादेव पहाड़ियों में स्थित है। तो क्वेश्चन यहाँ पर 2 से 3 पूछ सकते हैं कि भाई आपका जो पंचमढ़ी है वहां पर धूपगढ़ जो है वो किस श्रेणी में आता है, सतपुड़ा श्रेणी में आता है, किस पहाड़ी में है, तो महादेव पहाड़ी में। तो ऐसे क्वेश्चन आपके बनते जाएंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर, मालवा पठार की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है। तो मालवा पठार की सबसे ऊंची चोटी का नाम है सिगार। ठीक है, तो सिगार जो है वो मालवा पठार की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, और उसकी ऊंचाई है 881 मीटर, ध्यान रखना 881 मीटर इसकी ऊंचाई है, और ये महू के दक्षिण में स्थित है ना। मालवा के पठार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी जो है वो जाना पाव है, जिसकी ऊंचाई लगभग 854 मीटर है। और वहीं तीसरी सबसे ऊंची चोटी जो है वो घजरी है। ठीक है, घजरी, इसकी ऊंचाई है लगभग 810 मीटर। तो ये 3 चोटियां आपको मैंने इंपॉर्टेंटली बता दिया है कहां पर स्थित होती है, या तो ये पूछ लेंगे या फिर किस जिले में स्थित होती है ये पूछ लेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, महू में है ना, आपके महू के दक्षिण में स्थित है आपका क्या नाम है, सिगार चोटी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का जिला उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा को छूता है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो हम लोग इजीली कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए सिंगरौली, सिंगरौली जो है वो पूरब में स्थित है। ठीक है, तो पूरब में स्थित है, तो पूरब में आपका उत्तर प्रदेश भी आता है, छत्तीसगढ़ भी आता है, तो यहाँ पर सिंगरौली आंसर है। और मध्य प्रदेश के 50वें जिले के रूप में अपना नाम दर्ज कराया है यहाँ पर सिंगरौली ने। ठीक है, पूर्व में सीधी जिले के एक तहसील के रूप में कार्यरत था, और अब इसे अलग करके जो है एक जिला बना दिया गया, और ये उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों की सीमा को छूता है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मध्य प्रदेश के उत्तर में उपजाऊ घाटी और रोलिंग पहाड़ियों को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर बुंदेलखंड कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। बुंदेलखंड की जो पहाड़ियां हैं उन्हीं को ही उपजाऊ और रोलिंग पहाड़ियां कहते हैं, यहाँ पर ध्यान रखना। अब अगर मैं बुंदेलखंड की बात करूं तो बुंदेलखंड जो है वो मध्य भारत का एक प्राचीन क्षेत्र है। मध्य प्रदेश के उत्तर में उपजाऊ घाटी और रोलिंग पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र है ये, और इसका विस्तार मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में भी है, ध्यान रखना है ना। अब वर्तमान में भौतिक अगर शोधों के आधार पर बात करूं तो बुंदेलखंड को एक भौतिक क्षेत्र घोषित किया गया है, और इसकी सीमाएं इस प्रकार आधारित की गई है कि वो क्षेत्र जो है उत्तर में यमुना, दक्षिण में विंध्य प्लेटो की श्रेणी से, और उत्तर पश्चिम में चंबल, दक्षिण पूर्व में आपके पन्ना की जो अजयगढ़ की श्रेणियां हैं उनसे घिरा हुआ है। अब बुंदेलखंड के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर बुंदेलखंड को उपजाऊ घाटी और रोलिंग पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है, इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा, और ये क्वेश्चन आता रहता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जिला बनने से पहले भोपाल किस जिले की तहसील था। तो आंसर है यहाँ पर सीहोर। ठीक है, जिला बनने से पहले भोपाल सीहोर जिले की एक तहसील था, और गठन के बाद, ठीक है, मध्य प्रदेश के गठन के बाद यहाँ पर राज्य की जो राजधानी है वो भोपाल की गई थी। ठीक है, तो सीहोर जिले का हिस्सा था ये, और 1972 में इसको अलग करके एक राजधानी का नाम दिया गया, मतलब भोपाल का गठन जो है एज अ राजधानी किया गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, प्राचीन ग्रंथों में सीहोर जिले का उल्लेख किस नाम से हुआ। तो आंसर है यहाँ पर सीधापुर। ठीक है, सीधापुर जो है वो क्यों पड़ा, देखिए उसे सिवन नदी से मिले पत्थर के अनुसार, ठीक है, सिवन नदी से एक पत्थर जो मिलते थे उसके कारण यहाँ पर जो है सीहोर को सीधापुर कहा गया था। और सीहोर जो है वो अवंती का पहले अभिन्न अंग था, अब जो है सब कुछ अलग हो चुका है। ठीक है, अवंती क्या है, अवंती जो 16 महाजनपदों के काल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, 16 महाजनपदों में से एक था अवंती, उसमें सीहोर जो है उसका एक अभिन्न अंग था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और अवंती आपको पता ही है कौन है। ठीक है, अवंती जो है हमारी उज्जैन जो है उसको अवंती कहा जाता है, लेकिन क्षेत्र पहले बड़ा था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, शहडोल जिले में बांधवगढ़ जो राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, वो बांधवगढ़ पहाड़ियों के कौन सी पर्वतमाला में स्थित है। ठीक है, तो आंसर है यहाँ पर विंध्य। ठीक है, विंध्य पर्वतमाला में आपका बांधवगढ़ पहाड़ियों में जो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि उमरिया आज के टाइम पर अगर देखा जाए तो उमरिया में स्थित है, और यहाँ पर ये बाघों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन जो है थोड़ा सा घुमा के पूछा गया है। तो आज शहडोल के कौन से क्षेत्र में, तो यहाँ पर पूर्वी क्षेत्र में, जो कि आज उमरिया में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विंध्य श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो विंध्य श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी आपकी है गुडविल चोटी। गुडविल चोटी को हम लोग सद्भावना शिखर भी कहते हैं, जो कि समुद्र तल से लगभग 2500 फीट ऊपर है या 750 मीटर ऊपर है, ठीक है। और गुडविल चोटी को जो है हम लोग कलुमार शिखर या कालुम्भे शिखर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश के दमोह जिले में जो आपका सिंगरायपुर जो है उसके पास में स्थित है, ये ध्यान रखिएगा। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर हम लोग, चंबल बेसिन में सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? चंबल बेसिन की बात आ रही है, चंबल जो है वो आपका उत्तर में ही स्थित है और उसका उत्तरी जिला पूछा है। तो एमपी का जो उत्तरी जिला है या चंबल बेसिन में सबसे उत्तरी जिला है वो कौन सा है, ये इस टाइप से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो आपका आंसर है मुरैना, ठीक है। तो मुरैना जो है वो चंबल बेसिन का सबसे उत्तरी जिला है, ठीक है। तो चंबल नदी जो है वो विस्तृत बीहड़ भूमि है ना, बीहड़ यानी कि खड्डे वगैरह बहुत ज्यादा रहते हैं वहां पे, इस तरह की भूमि है। इस तरह के क्षेत्र को चंबल क्षेत्र कहा गया है, जो कि चंबल नदी की कारण यहाँ पर घाटी के रूप में निर्मित हुई है। और उत्तरी मध्य प्रदेश में स्थित मुरैना चंबल घाटी का प्रमुख जिला भी है, ठीक है। 5000 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में फैले इस जिले का चंबल या कुंवारी, आसन या साक नदियां जो है यहाँ पर, इनका यहाँ मिलाप होता है। इस टाइप की नदियां जो है यहाँ पर चंबल क्षेत्र में बहती है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से किस शहर को मिनी मुंबई के रूप में जाना जाता है? देखिए आंसर है यहाँ पर इंदौर, ठीक है। वैसे तो आपको पता ही होगा, इंदौर को यहाँ पर जो है छोटी मुंबई, मिनी मुंबई के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी भी कहा जाता है इंदौर को। और इसके अलावा आपको मैं बता दूं कि राष्ट्रीय राजमार्ग 3 भी यहाँ पर से निकला हुआ है। रेल सेवा, वायु सेवा, हर टाइप की सेवा यहाँ पर जो है, परिवहन सेवा जो यहाँ पर दी गई है। और यहाँ पर इंदौर प्रदेश सबसे बड़ा, सबसे आधुनिक प्रदेश के तौर पर धानाढ़ शहर है, यानी कि सबसे जो है व्यवसायिक तौर पे देखा जाए या फिर धनवान तौर पे देखा जाए या डेवलपिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आपका इंदौर जो है वो नंबर 1 है, ठीक है। और अभी तो स्वच्छता में भी 4 बार लगातार जो है यहाँ पर नंबर 1 जो है आपका इंदौर आ ही रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर, वह जिला जो परित्यक्त शहर या अबेंडेड सिटी कहलाता है? तो आपका आंसर है मांडू, ठीक है। मांडू को अबेंडेड सिटी या परित्यक्त शहर कहा जाता है। खूबसूरत शहर है, बहुत ही सुंदर शहर है, पहाड़ियों का शहर है, लेकिन यहाँ पर एक इतिहास जुड़ा हुआ है, भयानक इतिहास जुड़ा हुआ है, ध्यान रखिएगा। दीवारों के अंदर यहाँ पर असामान्य तथ्य, अजीबोगरीब यहाँ पर रहस्य छुपे हुए हैं, अजीबोगरीब यहाँ पर आवाज आती है। और जो भूत प्रेत की जो कहानियां यहाँ पर जो है बिल्कुल विख्यात है। तो इस वजह से बहुत सारे लोग जो है यहाँ पर जाने से कतराते हैं। इस वजह से इसको परित्यक्त यानी कि त्याग दिया गया शहर कहा जाता है। और भारत में कई भूत शहर और गांव होते हैं, ठीक है, जिनका अस्पष्टीकृत जो तौर पर देखा जाए तो रहस्य से भरा हुआ है, ठीक है। और बहुत सारे लोग यहाँ पर जो है जाना इसीलिए पसंद नहीं करते क्योंकि इस टाइप की जो है मंशाएं या फिर इस तरह की जो है गलत फहमियां या यूं कहें कि वहम जो है वो फैला दिया जाता है। इसकी वजह से इस तरह की स्थिति क्रिएट होती है कि एक शहर को ही त्याग दिया जाता है, ठीक है। तो इन्हीं शहरों में आपका मांडू है, ठीक है। ऐसा शहर है जो कि सुंदर पर्यटन शहर है, लेकिन यहाँ पर जो है जाने से लोग कतराते हैं। और इसके अलावा देखा जाए तो आपको बता दूं मैं, धनुषकोडी तमिलनाडु में है, विजयनगर कर्नाटक में है, फतेहपुर सिकरी आगरा में है, कुलधारा राजस्थान में है, गांधी कोटा ये जो आंध्र प्रदेश का एक जो है एक शहर है। तो यहाँ पर ये सब भूतिया शहर है, ये सब जो है एबेंडेड सिटी है जहां पर लोग जाने से कतराते हैं या फिर जहां के रहस्य जो है वो पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं हुए, जिसकी वजह से यहाँ पर लोग जाने पे कतराते हैं। तो इस वजह से इनको एबेंडेड सिटी या परित्यक्त शहर कहते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं, 1 नवंबर 2000 को गठित 26वां राज्य छत्तीसगढ़ में जो मध्य प्रदेश के कितने जिलों का समावेश हुआ था? तो क्वेश्चन सीधा सा है, 1 नवंबर 2000 को जब गठित किया गया था 26वां राज्य छत्तीसगढ़ के तौर पर, मध्य प्रदेश के कितने जिलों का समावेश इसमें किया गया था? तो 16 जिले हैं, ठीक है। आपको याद है कि 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग करके बनाया गया था, जिसमें मध्य प्रदेश के 16 जिलों का समावेश हुआ था। और अविभाजित तौर पर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में टोटल 61 जिले थे, ठीक है, जिसमें से 16 जिले किसको दे दिए गए? आपके छत्तीसगढ़ को दे दिए गए। उनमें से जो 45 बचते हैं, ठीक है, तो 45 जो है वो एमपी के पास रह गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इनमें से किस राज्य की सीमा मध्य प्रदेश की सीमा का हिस्सा नहीं है? तो सीधा सा आंसर यहाँ पर दिख रहा है पश्चिम बंगाल, ठीक है। मध्य प्रदेश राज्य की सीमा का जो है आपका यहाँ पर छूता ही नहीं है। पश्चिम बंगाल कहाँ है और एमपी कहाँ पर है? तो यहाँ पर 5 राज्यों की सीमा जो है एमपी को छूती है। एक है आपका दक्षिण में महाराष्ट्र, पश्चिम में गुजरात और उत्तर पश्चिम में राजस्थान, पूर्वोत्तर में उत्तर प्रदेश और पूर्व में छत्तीसगढ़। तो ये 5 जिले हैं जो कि एमपी को छूते हैं, ध्यान रखिएगा। पश्चिम बंगाल यहाँ पर दिखता ही नहीं है। तो आप
देखिए, या तो भौगोलिक स्थिति में देखा जाए तो मैं एक सिंपल सा आपसे रिक्वेस्ट करूंगा या सजेशन समझ लो, आपको भूगोल, आपका एमपी का भूगोल तो बहुत अच्छा करना पड़ेगा, तभी जाकर के आपको फैक्ट एंड फिगर और हिस्ट्री समझ आएगी। और उसके बाद मे भी पॉसिबल कि कुछ क्वेश्चंस तो आप देख करके सॉल्व कर दोगे। कहीं ना कहीं आपकी जो इमेजिनेशन पावर अगर बहुत अच्छी रही तो यहाँ पर डेफिनेटली आपको यहाँ पर याद रखने की आवश्यकता है ही नहीं। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा, अपना भूगोल आपका अच्छा करिए, बहुत सारे मैप्स भरिए, उसके बाद आप किसी भी भौगोलिक स्तर पर किसी टेस्ट को लगाएंगे तो और अच्छा होगा आपका। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनमें से अभी बहुत कुछ बचा हुआ है इसी टॉपिक पर, एमपी का जो भूगोल है उस पे हम लोग कवर करेंगे। मैं भी पॉसिबल कुछ क्वेश्चन रिपीटेड हो तो आई होप आपका रिवीजन हो जाएगा, आप समझिएगा कि उस क्वेश्चन में कुछ खास बात है तो वो ज़्यादा जरूरी है। तो यहाँ पर इन क्वेश्चंस को आपको बहुत अच्छी तरीके से फॉलो करना है। सो प्लीज़ ये क्वेश्चन सेट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे शेयर जरूर करिए, लाइक जरूर करिए और कमेंट जरूर करिए। अगर आपको कुछ पूछना हो या फिर कुछ भी फीडबैक देना हो तो प्लीज़ आप कमेंट जरूर कीजिएगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सबसे पहले तो, ताकि आपको नया सेट मिल जाए। टॉपिक वाइज क्वेश्चन को करेंगे तो मैं भी पॉसिबल, मैं जितना जल्दी हो सकता हूँ उतना जल्दी इस पूरे सेशन को कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। लेकिन मेरे पास में दो बर्डन है, मैंने दो सीरीज स्टार्ट किया है यहाँ पर, एक तो ऑब्जेक्टिव बेस्ड और दूसरा आपका जो है वो मेंस के रिटर्न आंसर जो है मैं आपको खुद लिख करके इसके वीडियो बनाता हूँ, इसको एक्सप्लेन करता हूँ। तो कहीं ना कहीं उन वीडियोस को भी जाकर देखिएगा, क्योंकि अगर मैं सेल्फ बना रहा हूँ तो सही ना कहीं उस पर कॉपी पेस्ट का काम नहीं है। ठीक है, अलग अलग जगह से ढूंढ करके लिखना पड़ता है एक जगह, उसके बाद उसको रिकॉर्ड करके आपको सेंड करना पड़ता है, तो बहुत मेहनत लगती है। तो प्लीज़ इसे लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा विद बेल आइकॉन, ताकि आपको वीडियोस मिलते रहें। चलिए देखते हैं, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। महेंद्र सिंह राठौड़, जय हिंद।